सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, क्रिकेट के मैदान से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहली इनिंग्स में आज डू एंड डाई मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का, और पाकिस्तान को अगर सेमीफाइनल के लिए अपनी उम्मीदें बरकरार रखनी थी तो यह मैच जीतना लाजमी था। लेकिन जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था, यकीन करें ये उम्मीदें एक एक करके टूटती चली जा रही थी। 401 रन बनाए न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ और 402 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज जब बैटिंग करने के लिए आए तो जनाब अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट होकर चले गए, दूसरे ओवर में उनके विकेट गिर गए। लेकिन उसके बाद जनाब इंपैक्ट प्लेयर क्या होता है, कैसे आता है और कैसे मैच को बाकायदा तौर पर सामने वालों से छीन के अपनी तरफ लेकर आ जाता है, आज ये फखर जमान ने बताया। फखर जमान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और शाजो नादिरी कोई ओवर ऐसा गुजरा होगा 3-4 ओवर में से जिसमें उन्होंने छक्के ना लगा। 11 छक्के गालिबन आज फखर जमान ने लगाए, और ये तमाम छक्के आप वर्ल्ड कप के किसी भी प्लेयर जिन्होंने अभी तक 7-8 मैचेस खेल लिए हैं, उन मैचेस से फखर के छक्कों की तादाद ज्यादा है। पाकिस्तान ने डकवर्थ लुईस तहत के तहत जो है पाकिस्तान ने ये मैच जीत लिया और पाकिस्तान ने अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं सेमीफाइनल के लिए। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होगा। 3 सूरत है पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त 8 पॉइंट्स हैं और उसके पास एक ही मैच पीछे बचा है, जबकि अफगानिस्तान के पास 2 मैचेस बचे हैं और न्यूजीलैंड के पास भी एक ही मैच बचा है। पाकिस्तान अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, जिनके लिए यह वर्ल्ड कप एक डिजास्टर साबित हो रहा है। लेकिन अगर न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान जो मैच होगा, उस न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता है तो जनाब पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने का अहल हो जाएगा, पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। अफगानिस्तान को भी 2 में से एक मैच अपना हारना पड़ेगा। अगर वो दोनों मैचेस जीत जाता है, जो कि एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ है और एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तब भी हमारे इम्कानात मादूम होते चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान अगर इंग्लैंड को हरा देता है और श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है तो ये सबसे बेस्ट सिनेरियो है पाकिस्तान का जनाब सेमीफाइनल तक पहुंचकर। लेकिन अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है और सिर्फ 1 रन से हराता है, उसके भी पॉइंट्स 10 हो जाते हैं, तो जो रन रेट का मामला है उसमें पाकिस्तान को इंग्लैंड को कम से कम 130 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी पड़ेगी। अब्बास शबी इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, वर्ल्ड कप को कवर कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज एक बड़ा खुशी का दिन है क्रिकेट के मैदानों से पाकिस्तान के लिए। और जो कारकर्दगी हम देखना चाह रहे थे आज पाकिस्तानी टीम ने कम से कम बैटिंग में तो वो दिखाई है, बॉलिंग में अभी भी हमारे पास काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बास भाई खुश तो बहुत होंगे आज आप। आपको याद है मैं आपको रोज कहता था मायूसी गुनाह है। मुझे यकीन था कि आपने पहला जुमला ये मारना है मुझे। ना उम्मीद भी नहीं होना जी, और सही ट्रैक के ऊपर है। फखर जमान देखें, जब किसी अच्छे प्लेयर को चांस मिलता है तो वो किस तरह परफॉर्म करके बताता है सबको कि ये परफॉर्मेंस होती है, इस तरह मैच जीता जाता है, ये विनिंग बैट होता है जो कैरी करना पड़ता है। ये फखर जमान ने बता दिया। असल हीरो फखर जमान है। फिर बाबर आजम की कप्तानी पर बात करने वाले भी आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि कप्तानी बाबर आजम कितना शोर शराबा पूरे वर्ल्ड कप में रहा। लेकिन वताइज़ो मन तशाओ वताज़िल्लो मन तशाओ, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं। हकीकत ये है कि अल्लाह पाक ने बाबर आजम को इज्जत दी है, और हमारा एक पूरा मेरा आपके सामने आपके प्रोग्राम के अंदर लम्हा ब लम्हा हम बात करते थे, हम बाबर आजम को सपोर्ट करते थे और ये कहते थे कि बाबर आजम के साथ किसी की कोई रिफ्ट नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, बाबर आजम ही टीम के कैप्टन रहेंगे। कोई फखर जमान ने मेरे ख्याल से शायद ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि जनाब ये विक्ट्री मेरे बाबर आजम के लिए है, मेरे अवाम के लिए है, क्रिकेट फैंस के लिए। लेकिन बाबर आजम को उन्होंने मेंशन किया है, मैं भी देख रहा था थोड़ी देर पहले। देखिए आज उसने प्रूव कर दिया ना। ठीक है, बैट पैच हर प्लेयर के ऊपर आता है। हम वर्ल्ड कप के दरमियान जिस तरीके से यहाँ पर बैठकर बाबर आजम पर तनकीद हो रही थी और जिस तरीके से हमें बकअप करना चाहिए था, अगर आप देखेंगे किस तरह परफॉर्म किया आपने, टीम को बकअप करना शुरू किया है और टीम ने परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी है।
ये बेसिकली चार्ज करना होता है, कौन चार्ज करती है अपने प्लेयर्स को, उनके पीछे खड़ी होती है। पहले भी कर रहे थे लेकिन परफॉर्मेंस अब्बास भाई उस हिसाब से नहीं थी। लेकिन अगर हम आगे की बात करें, 3 सूरत हाल हैं जिससे पाकिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच सकता है। या तो अफगानिस्तान अपने दोनों मैचेस हार जाए, दो में से कम एक मैच अफगानिस्तान हार जाए अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि जनाब श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दे और पाकिस्तान इंग्लैंड को शिकस्त दे दे, तो जनाब पाकिस्तान थ्रू जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। तीसरी जो सिचुएशन है वो थोड़ी मुश्किल है। अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को शिकस्त नहीं दे पाता और न्यूजीलैंड श्रीलंका को 1 रन के मार्जिन से शिकस्त दे देती है, तो फिर जनाब पाकिस्तान को इंग्लैंड को 130 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देनी पड़ेगी। एंड इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब्बास भाई, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, 130 रन से इंग्लैंड को शिकस्त देना अब इतना मुश्किल नहीं है। इंग्लैंड आज भी आप देखें कि क्या हाल हुआ, ऑस्ट्रेलिया से भी हार गई। पूरा टूर्नामेंट उनका जो है वो इसी तरह ही है। लेकिन वो इफ एंड बट्स वाली बात है अभी भी। लेकिन फिर नाउम्मीदी गुनाह है, हमें मायूस नहीं होना, हमें बिल्कुल टीम को सपोर्ट करना है। और आप देखिएगा कि किस तरीके से जो कमबैक हुआ है पूरी टीम का। आज आप ठीक है, बैटिंग पैराडाइज थी, वहां पे रन्स बने, लेकिन हमने भी रिस्पॉन्ड बड़ा जबरदस्त किया। अगर इसी मोराल के साथ हम अगले मैच के अंदर इंग्लैंड को, अगर 130 का हमारे पास टारगेट आता है, तो हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। हिम्मत करने वाली बात है, हिम्मत करनी पड़ेगी, आगे अल्लाह पाक। अच्छा अब्बास भाई, क्योंकि जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था उस वक्त तो जब जितने भी तज्जियाकार हैं, जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, वो ये बात कर रहे थे कि जनाब ये एक बैड डिसीजन है कि आपने टॉस जीता, टॉस जीत के सामने वाले को बैटिंग की दावत दे दी, फिर आपने कोई रेगुलर स्पिनर नहीं खिलाया, स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया अपने बाद, और वो आपको कॉस्ट किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान को स्पिनर डालना पड़ेगा, चाहे वो अबरार की सूरत में हो, चाहे उसामा की सूरत में हो, अगले आखिरी मैच में जिसमें आपको 130 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड को शिकस्त देनी है? बिल्कुल। शुरू में जब टॉस के बाद ये हुआ तो काफी तनकीद हो रही थी कि बैटिंग पैराडाइज पर क्यों चेस पाकिस्तान नहीं कर सकता। असल न्यूजीलैंड जो कोलैप्स हुई थी पिछले मैच में, पाकिस्तान चाह रहा था कि आज न्यूजीलैंड को भी इस तरह से कोलैप्स करे, लेकिन न्यूजीलैंड बड़ी अच्छी उन्होंने बैटिंग की, लेकिन इन रिस्पॉन्ड पाकिस्तान ने, मैं कहता हूं कि आउट क्लास पाकिस्तान ने भी उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया है। स्पिनर के हवाले से हमें एक स्पिनर की बड़ी शदीद जरूरत है, और इंग्लैंड के खिलाफ अगर हमने लंबे मार्जिन से जीतना है तो आप देखेंगे इंग्लैंड बिल्कुल कमजोर है। इस वक्त इंग्लैंड नहीं खेल रही। अब हमें इंग्लैंड के सामने मजीद अटैकिंग क्रिकेट उस दिन खेलनी होगी, और बिल्कुल हर चीज भूल के डू और डाई वाली सिचुएशन होगी। लेकिन अभी न्यूजीलैंड का मैच है श्रीलंका के साथ, तो अभी इफ एंड बट्स काफी हैं, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान होप्स हमारी बहुत अच्छी हैं। और आज जो मैच देखने को मिला, हमें सिर्फ जीत दरकार नहीं होती, हमें फाइट दरकार होती है। एज अ क्रिकेटर फैन, एज अ पाकिस्तानी फैन, हम ये समझते हैं कि आप हारो या जीतो ये लिखा हुआ होता है। आप जाहिर सी बात है जब ग्राउंड में उतरते हैं तो आप खेलते हैं, हारते भी जीते में, लेकिन शो सम फाइट, शो सम करेज, और आज जो पाकिस्तान ने करके दिखाया। अब्बास भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचेगा। लेकिन आज वतन अजीज के हवाले से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर आई। 3 और 4 नवंबर को पाकिस्तान में 2 बड़े दहशतगर्द हमले हुए। गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पस्ती से और उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। और आज मियांवाली एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिसके खिलाफ अफवाज पाकिस्तान ने गैर मामूली जुर्रत और बरवक्त जवाबी कार्रवाई का मुजाहरा करते हुए 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों के हमले को सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई की बदौलत नाकाम बनाया गया। एहलकारों और असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। हमले के दौरान पीएफ के जो फंक्शनल ऑपरेशन असासों में से किसी को भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम ऑपरेशन से पहले ग्राउंड के लिए जो 3 गैर ऑपरेशनल तैयारे थे और एक फ्यूल बाउंसर था, उसको कुछ नुकसान पहुंचा। अब इन जनाब दोनों वाकयात पर दहशतगर्दों के हमलों से मुतालिक कुछ अहम हकायक और इंकशाफात सामने आए। जहां ये हमले मुल्क दुश्मन अनासर जमीन पर कर रहे थे, वहीं दूसरी जानिब साइबर स्पेस और सोशल मीडिया पर भी इन्हीं दहशतगर्दों के सहूलतकार टाउट्स और ट्रोलर्स ने पाकिस्तानी मुखालिफ जंग शुरू कर दी। 3 नवंबर की रात बदनाम जमाना भारतीय एजेंसी रॉस से जुड़े एक्स अकाउंट्स, फ्रंट फोर्स, इसके अलावा बाबा बनारस और दूसरे कई अकाउंट्स ने आज होने वाले मियांवाली हमले का इशारा दिया और कहा कि आज कुछ बड़ा होने जा रहा है, जिससे यह बात वाज़ेह होती है कि इन हमलों के पीछे हिंदुस्तान की बदनाम ज़माना रॉ एजेंसी का हाथ है।
इस तरह जब आज मियांवाली एयरबेस पर हमला नाकाम हो गया तो इंडियन मीडिया ने फौरी हरकत में आकर 9 मई की तस्वीर दिखाकर यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि एयरबेस पर एयरफोर्स का बहुत नुकसान पहुंचाओ और पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान पर खूब खुशियां तक मनाएगी। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जनाब एक सियासी जमात से जुड़े कुछ घटिया ट्रोलर्स के एक्स अकाउंट्स ने भी सानिया लजबेला की तर्ज पर पसनी गवादर में शहीद होने वाले फौजियों की बेहुरमती और हर्जा सराई की और इस प्रोपेगेंडे में हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में पेश रहे। इसी सियासी जमात से जुड़े पाकिस्तान से बाहर बैठे घटिया प्रोपेगेंडा करने वाले किराए के ट्रोलर्स ने इंतहाई मजमूम अंदाज में आज के एयरबेस हमले का जश्न मनाते हुए कहा कि 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। यह साबित हो गया कि इन ट्रोलर्स को शोहदा और उनकी फैमिलीज की हुर्मत और तकद्दुस का यकीन जानिए कोई एहसास नहीं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल शुरू किया हुआ है। दहशतगर्दी के इन हालिया वाक़यात में उन अनासर की मौजूदगी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में मुल्क दुश्मन अनासर खुलकर सामने आ गए हैं और कौम को उनका असली चेहरा भी अब नजर आने लगा है। दहशतगर्दी के इन दोनों वाक़यात और जो बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी है रॉ, उसके मुलविस होने के शवाहिद और फिर इन पर भारतीय मीडिया की खुशी और एक बाकायदा प्लांटेड ट्रांसमिशन बहुत से सवालात को जन्म देती है और यकीनी तौर पर इनके जवाबात से भारत का मकरू चेहरा मजीद दागदार होता है, क्योंकि भारत और उसकी मोदी सरकार नाम नेहाद जमहूरियत की आड़ में इंसानी हुकूक के कारकुनान और अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन किए हुए है। और अब एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने भी मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया है और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रिकॉर्ड करवाया कि हुकूमत अपनी पॉलिसीज पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है, जो कि FATF हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत का इंसदादे दहशतगर्दी के नाम पर इंसानी और समाजी हुकूक के कारकुनों और तंजीमों पर बदतरीन क्रैकडाउन जारी है। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर तनकीद करने वालों के खिलाफ बदतरीन हथकंडे अपना रही है और यही जाने ये FATF की शदीद खिलाफ वर्जी है। अच्छा जनाब, इस सारी सूरत हाल पर हमारे साथ शैला रजा मौजूद हैं और अब्दुल्ला गुल साहब ये हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं और फिर सियासी मामला पर भी इन दोनों से जरा गुफ्तगू करेंगे। शैला रजा साहबा, सबसे पहले मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का कोई भी वाकया होता है, उसमें बिलवास्ता या बिला वास्ता भारत, मोदी सरकार या फिर रॉ एजेंसी मुलविस नजर आती है। अब इलेक्शन सर पर हैं, 8 तारीख भी निकलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ रहा है, माशी तौर पर भी, दहशतगर्दी के मामला में भी सुकून भी आ रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन शायद ये सुकून हमारे दुश्मनी की आंख को एक आंख नहीं भा रहा है। क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो सलमान, शुक्रिया आपने मुझे प्रोग्राम में लिया, लेकिन ये बहुत ही 2 दिन बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए जिसमें हमारे 14 जवान हमारे मुल्क के बेटे शहीद हुए, फिर आज मियांवाली वाला। तो यकीनन के दुश्मन को भी मौका जब मिलता है जब सहूलतकारी मौजूद हो, और दुश्मन तो दुश्मन ही होता है ना, जो सोता है ना सोने देता है। लेकिन असल मामला ये है कि उस दुश्मन का दोस्त यहाँ मौजूद है और दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है कहते हैं। और जी बोलिए। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि नेशनल एक्शन प्लान मौजूद है और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ऑन बोर्ड ना हो और जिसने पहले भी नेशनल एक्शन प्लान की हिमायत ना की हो। मैं समझती हूँ कि चाहे आप केयर टेकर में हो या आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, मुल्क की मामलात में जो कुछ मामलात हैं उसमें तो कोई रियायत नहीं है। तो बिल्कुल इसमें बड़ा सख्ती से होना चाहिए। रही भारत की बात, तो उसको ये जो इस तरह की आज बातें कर रहे हैं 9 मई को जो हुआ, और उसमें जो है ना आज खुल के हमें पता है कि हमारे दुश्मन ने ये किया। 9 मई को जो मसला हुआ था उसमें अफसोस यह था कि हमारे बच्चों को इस्तेमाल किया गया था, हमारे शहरियों को इस्तेमाल किया गया था। हमारे यहाँ की उस पॉलिटिकल पार्टी ने की तरफ से ये अटैक हुआ था कि जिसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए RTS बिठा दिया गया था, जिसको थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाया गया था, जिसकी हर बात को जो है सुभान अल्लाह माशाल्लाह वाह वाह हो रहा था और सब लोगों को उसकी मर्जी के मुताबिक जेल में और दूसरी जगह जाके मातूब किया जा रहा था, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को डाकू और चोर कहा गया, जिसकी वजह से सब जेल में थे। लेकिन उसने फिर भी मुल्क के लिए
ये किया। दुश्मन कुछ करे तो उससे हमें अफसरदा नहीं होना चाहिए, हमें मुकाबले पे आना होता है, हमारी हिम्मत बढ़ती है, हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई अपना तकलीफ दे तो वो ज़्यादा गहरा होता है। लेकिन आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, जो 9 मई को हुआ था, दुश्मन भी शायद उसकी जुर्रत नहीं कर पाता, हिम्मत भी नहीं कर पाता, लेकिन अफसोस के साथ है कि हमारे अपनों ने उस तरह की हरकत की जो कि दुश्मन शायद सोच भी नहीं सकता था ख्वाब में। लेकिन आपको नहीं लगता जैसे नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक इंतहाई बुज़दिलाना हमला हुआ था, बच्चों को शहीद किया गया था, पूरी दुनिया उस पर आंसू बहा रही थी, लेकिन फिर हमारी तमाम सियासी जमातों ने मिलकर कंसेंसस किया था। आज एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात के साथ बैठने को तैयार नहीं है। मतलब जो अभी 14 महीने की हुकूमत थी, 16 महीने की हुकूमत थी, उसमें भी इख्तलाफात है। तो क्या आज हम ये नहीं कर सकते कि सियासी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन दहशतगर्दी हमारा एक ऐसा मसला बन गया है जिससे कोई भी सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि हम इससे मुतासिर नहीं है। तो आए बैठे जी, तमाम सियासी जमातें जो है ना, मैंने कहा कि सिवाय एक के, क्योंकि जब वो हुकूमत में भी थे तो वो जब भी नहीं आए थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे उनकी जगह, वो नहीं आए थे। तो आज भी जो है ट्रोलिंग अगर हो रही है तो कहाँ से हो रही है। और मुल्की मामला था तो 16 महीने साथ बैठे और बहुत सारे लोग ताने दे रहे थे वो एक तरफ है, वो एक हैं और 16 अलग हैं। तो मुल्की मामला था, मुल्क की क्रेडिबिलिटी को बचाना था, मुल्क दोस्त ममालिक से लेकर IMF को यकीन दिलाना था कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान झूठा माहिदा नहीं करती है। बड़ी तकलीफ़ उठाई हमने उसमें, आवाम ने भी हमारे साथ भरपूर साथ दिया है कि हर तकलीफ़ को सह रहे हैं। तो मैंने कहा कि कुछ मामलात ऐसे हैं, कश्मीर है और अब तो फ़लस्तीन भी, और ये सारे मामलात टेररिज्म के, इसमें सारी कौम एक है। बिल्कुल। और जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी आला क़यादत को गंवाया है, दैट्स व्हाई बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद किया गया था माजरत क्या था। अब दोबारा से इलेक्शन सर पर है, इलेक्शंस की तैयारी अब सियासी जमातों ने करनी है, फिर दहशतगर्दी के वाक़यात को इस तरह से तेज़ होना, फिर दूसरी बड़ी बात कि इसमें हमारे पड़ोसी मुल्क की भारत की एजेंसीज का हाथ निकलकर सामने आना, कितना तशवीशनाक अमल हो सकता है ये आने वाले दिनों के लिए? देखिए, ये हर वक्त तशवीशनाक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कल हमारे सपूत शहीद हुए, पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाता है एक मौत से। बिल्कुल। और अब हमें बहुत संजीदगी से ये देखना है, दोबारा इस पर बात करना है। एक तरफ इनखला है अफ़गानी गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफ़गानियों का, और दूसरी तरफ हम हमेशा से देख चुके हैं कि हमसे जो बॉर्डर मिल रहे होते हैं वहाँ पे भारत की कितने दफातर होते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्शन है, पहले भी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 के जलसे नहीं कर सकती थी, ANP नहीं कर सकती थी, MQM को भी धमकी थी। तो ये सारी बातें भी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इन्होंने जितनी भी कुर्बानियाँ दे दें, लेकिन इनका एक वाज़ेह और ठोस मौक़िफ़ है। तो हमारी जान हमारे वतन के लिए है, हमारे वतन के ऊपर जो भी गलत नज़र से देखेगा तो हमको तो उसी के खिलाफ आवाज़ भी उठानी और मुकाबला आगे निकाल देंगे जनाब इंशाल्लाह। अगर कोई हमारे वतन की तरफ मैली आग से देखेगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ये जो वाक़यात हुए हैं बड़े तशवीशनाक वाक़यात हैं, और उससे बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई होती है उसमें बिला वास्ता मोदी सरकार का हाथ कहीं ना कहीं होता है, रॉ का कहीं ना कहीं मामला निकलकर सामने आता है। क्या कहेंगे आप? अच्छा, अब्दुल्ला गुल साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, कोशिश करेंगे कि जनाब दोबारा उनसे बात करें। अब ये दहशतगर्दी वाले मामलात पे अगर बात करें, ये इस माहौल के अंदर आपको लगता है शैला रज़ा साहिबा, रैलियां निकालना, जलसे करना, जुलूस करना, कॉर्नर मीटिंग्स करना, ये कितना मुश्किल दे अमल होगा सियासी जमातों के लिए? नहीं, मैं नहीं समझती। देखिए मेरी फौज का और फोर्सेस का काम है इनसे मुकाबला करना, लेकिन हम मुकाबला इस तरह करेंगे, ये करते क्यों है? ये टेरराइज करने के लिए करते हैं। हमारा काम है कि हम अपनी खिड़की खुली रखें, हम इनके डर से, कल ये हमारे बच्चों को स्कूल नहीं जाने देंगे, परसों हमारी बच्चियों के स्कूल तबाह करते थे, और फिर इन्होंने हमारे लीडर्स को मारा, लेकिन हमें घर नहीं बैठना और हमें इनसे मुकाबला करना है और अपनी हर एक्टिविटी को जारी रखना है। अगर हम इनसे डर गए तो फिर क्या हो? लेकिन मैं एक चीज और भी देखता हूं ना कि भारत के अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है जिसमें खुद मोदी सरकार मुलव्विस होती है,
बेतहाशा वाकयात उन्होंने अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए अपने फौजियों को भारत ने मरवाया था, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर पुरजोर अंदाज में करते हैं। हमारे पास कुलभूषण जैसी जिंदा मिसाल मौजूद है कि भाई आपका हाजिर सर्विस बंदा यहां पर आया और यहां पर दहशतगर्दी कर रहा है, बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा था। हम उस तरह से पूरी दुनिया को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते? अभी कनाडा ने देखें आप कितना सख्त किस्म का स्टांस लिया था, उन्होंने मोदी सरकार को हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि जनाब अब भारत से कोई बंदा कनाडा में नहीं आ सकेगा और तमाम ममालिक ने उनका साथ दिया। हमारा केस क्यों कमजोर होता है? हमारा केस भी मजबूत रहा है। शर्म शेख में जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी ने पूरे सबूत पेश किए थे और मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने हर शख्स को अपना काम करना है। जहाँ पे हमें मौका मिले हमने बात करनी है, जहाँ हमारे लीडर्स को मौका मिले उन्होंने बात करनी है। ये कोई छोटी बात नहीं है जो कल हुआ है बलूचिस्तान के रास्ते उमाड़ा जाते हुए, ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने सारे नौजवानों का शहीद हो जाना। और आज का भी जो वाक़या है, लेकिन कल के वाक़े से बहुत दिल दुखा हुआ है और जितनी मजम्मत इसकी कम की जाए वो कम होगी जितनी इसकी मजम्मत की जाए। क्योंकि मैं दोबारा कहती हूँ कि दुनिया शायद हमें कहीं कमज़ोर समझती है कि उनका एक शहरी जो कि सिख था कैनेडियन, वो मरा तो उसको मर्डर किया गया तो उन्होंने शोर मचाया, लेकिन उन्होंने कश्मीर नहीं नज़र आता, कश्मीर में बहता हुआ खून नहीं नज़र आता। और इस वक्त जो फ़लस्तीन में गज़ा में जो जेनोसाइड हो रही है, और मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये जंग नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल तबाह हो जाए, जहाँ बच्चों को मार दिया जाए, जहाँ पे हर चीज़ तबाह कर दी जाए, तो वो जंग नहीं होती है। वो उसके लिए बहुत इस वक्त मैं समझती हूँ कि मुसलमानों को एक जुल्फ़कार अली भुट्टो की ज़रूरत है, जिन्होंने 1973 में रमज़ान के अंदर जब इसराइल ने हमला किया था, किस तरह से अपने 16 फाइटर जहाज़ भेजे थे। क्या थे वो मग हमारे तैयारे थे, उनके 30 मिनट्स का सिर्फ फ्यूलिंग का टाइम 30 मिनट्स का टाइम होता था। लेकिन अब्दुल सत्तार जो है हमारे फाइटर जो थे कुली, अब्दुल सत्तार कुली, और ये सब इन्होंने बड़ी बहादुरी की थी। और हालांकि भारत ने उस वक्त भी खुल के इनको घेरा था, लेकिन 67A मिशन बहुत कामयाब रहा था। आज शहीद नहीं है हमारे पास, लेकिन वो इन्हीं ममालिक की साजिशों से नहीं है कि हमारे पास आवाज़ बुलंद करने वाले हैं, इस्लाम फरोश हैं, लेकिन अमल करने वाले। ठीक है, अच्छा, अब्दुल्ला गुल साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, बहाल हो गया। अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है, भारत उसमें कहीं ना कहीं मुलव्वस होता है। कुलभूषण इसकी जिंदा मिसाल है, हमारे सामने मौजूद है। अब जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर आ रही है, 3 और 4 नवंबर को जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, आज जो 14 जो है फौजी जवान शहीद हुए, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत मुलव्वस है, रॉ की एजेंसीज मुलव्वस हैं। पाकिस्तान आलमी दुनिया को कैसे झंझोड़ेगा? हम अपना मुकदमा किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे पूरी दुनिया के सामने कि ये जो बराबर में भारत बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान को मुस्तहकम होना देखना नहीं चाहता। ये लोग कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती वो कर रहे हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, इसमें तो कोई राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, क्या कनाडा ने ये बात नहीं बोली? जी बिल्कुल। और क्या कनाडा के अंदर जासूसी नहीं? जासूसी तो एक चीज अलग होती है। आप एक कत्ल कर देते हैं एक तो वहाँ के शहरी को, और उसके परशूट के अंदर जाते हैं और जाके उसको वहाँ मारते हैं। उसके बाद आप कतर के अंदर जो है 8 आदमियों को सजाए मौत हो जाती है। बिल्कुल। वो भी यूनिफॉर्म लोग जो हैं उनको सजाए मौत होती है। अब तीसरी तरफ अगर आप देख लें कि भारत का जो कुलभूषण यादव वो क्या था, यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा जो एक यूनिफॉर्म कर्नल लेवल का अफसर वो सबवर्जन एक्टिविटी के अंदर पकड़ा गया और बाकायदा उसने इकबाली जुर्म आ गया। उसके बाद आलमी अदालत के अंदर जो है उन्होंने मुकदमा ले गए। और फिर आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म थे, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बाकायदा एक डोजियर पेश किया यूनाइटेड नेशन के अंदर। उस डोजियर का क्या बना? आज तक क्या वजह है कि उस डोजियर के ऊपर बात नहीं होती? उसके बाद जो है फिर इसी तरीके से कुलभूषण यादव का केस बड़ा वाज़ेह है, वो आज तक आलमी अदालत जो है वो इंसाफ नहीं देती पाकिस्तान को। फिर ये देखें कि आप जो अभिनंदन आया
उसने बकायदा इंटरनेशनल टेरिटरी की जो है वो खिलाफवर्जी की और आपने जो है उसको खैर से गाली के तौर पर दिया और वो जाके और सर बेशर्मी की, और मतलब मैं नेशनल टीवी पर बैठा हूं, मैं इतना मैं कोई ऐसा सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकता कि उसको उन्होंने सबसे आला एजाज से नवाज दिया और एक ऐसा जहाज गिराने के मतलब ख्वाहिश में उन्होंने कि जिसका आज तक ना मलबा है, ना कोई हकीकत है, ना कोई गिनती में, ना कुछ है, मतलब वो फिक्शन पर है शायद। भाई मैकडोनल्ड डगलस ने उसको इनकार कर दिया बकायदा। जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने कहा कि ये सब झूठ के ऊपर मबनी है। अब ये अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान को, जो अभी आपने बात की कि 3 और 4 नवंबर के वाकयात को, अभी आप अगर इस पे गौर करें कि जहां ये सारे दुश्मन मुल्क अनासर जो जमीन पर वार कर रहे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ साइबर स्पेस में और सोशल मीडिया पर इन्हीं मुल्क दुश्मन अनासर जो है, जो एजेंट हैं, जो स्काउट्स हैं, जो उनके ट्रॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मंफी प्रोपोगेंडा करते हैं। ये आखिर क्या हो गया कि 3 नवंबर की रात को भारतीय एजेंसी। सर इस पर जरा कंटिन्यू करेंगे, बात तो भी करेंगे, एक ब्रेक मुझे कहा जा रहा है, जरा शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर वापस आएंगे। सियासी मामला हैं, ये मामला हैं, जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। शैला रजा और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, कुछ सियासी मामलात का जिक्र करते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा ने मुझे ज्वाइन किया, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। फिरदौस साहबा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहबा ये बताइएगा, इलेक्शन की डेट तो अब आ चुकी है, अब कोई इत्तेहाद वगैरह बनने का मामला हो चुका है, अब तो जाहिर सी बात है अवाम ही नहीं है, इलेक्शन तो होने हैं, उसी तारीख को होना है, तो क्या मंजरनामा पंजाब में विफाक में देख रही हैं आप? सबसे पहले तो जो हालिया दहशतगर्दी की बदअमनी के वो पुश्ते चिराग की फड़फड़ाती लू चल रही है इस वक्त, जी जी, और मियां वाली एयरबेस पे हमला जो पाक फौज के बहादुर सपूतों ने अपनी जानों पर खेल के नाकाम बनाया है और मुल्क के रखवालों ने हमेशा जानों के नजराने देकर अहद वफा निभाया है, बिल्कुल, उसके लिए मैं उन शहीदों को सलाम पेश करना चाहती हूँ और वतन के इन सरफरोशों को जिन्होंने हमेशा वतन की खातर धरती की आगोश में सोने को तरजीह दी है, तो वो हमारा असासा है, कौमी असासा है, और उनकी फैमिली से ज़ाहिर तज़ियत करना चाहूंगी जी। दूसरी चीज जो आप सियासी बात करना चाह रहे हैं, तो देखें सियासत का सायरन इलेक्शन का बज गया है और सियासत के मैदान में जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी अपनी अब साफबंदी करनी है और हर हल्के के अंदर हर जमात अपनी साफबंदी करेगी और तय करेगी कि कहाँ उसने किस तरह का दाव पेच खेलना है। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है वो कल नोटिफिकेशन हुआ इलेक्शन का और कल ही हमने हाफजाबाद में कोलो तारड़ में एक भरपूर पावर शो दिखा के सबको सरप्राइज दिया और जो हमारा एक पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड है या हिकमत अमली है वो बड़ी क्लियर है और डिफाइंड है कि हमने पॉलिटिकल फ्रंट पे या सियासी उफक पे अपने स्पेस कैसे लेनी है और मैक्सिमम सीटें कैसे विन करनी है। उसके लिए हमें अपने जोरे बाजू पे मैदान में पहली सियासी इनिंग्स खेलने का जो हमारा फैसला है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सियासत के अंदर कोई चीज हर पे आखिर नहीं होती। जो जो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा बाकी टीमों की हम साफबंदी और हिकमत अमली देखेंगे, वक्त के साथ हालात के साथ ग्राउंड को देखते हुए हम अपनी टीम के जो खिलाड़ी मैदान में उतारेंगे उनके लिए हिकमत अमली भी बदलते जाएंगे कि किस हमारे खिलाड़ी को क्या स्पेस कहाँ से चाहिए और किसको देनी है और किससे स्पेस लेनी है। ये सारी चीजें इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ठीक है जो ही पंजाब में किस सियासी जमात के खिलाफ फैसला होता है तो ये तय हो जाएंगी चीजें। जैसे अभी तो नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन में जाएगी और ये माजी में भी हमने देखा है, लेकिन आईपीपी तो जाहिर सी बात है अभी कुछ अर्से पहले ही वजूद में आई है। लोग ये बात कहते भी हैं कि आपका ऑफिस भी उस दिन खुलता है जिस दिन आपको या तो किसी को शोकॉज नोटिस देना होता है या प्रेस रिलीज जारी करनी होती है। तो आप लोग किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे पंजाब के अंदर? मैं पहले बात तो ये है कि ये परसेप्शन आप दूर करें, पहले अपने जहन से दूर करें। पहले
वी नीड टू कन्विंस यू एंड देन यू कैन कन्विंस अदर्स कि भाई हमारा ऑफिस जो है वो जिस दिन से IPP हमारे से वजूद में आई है, नहीं मैं दावा ही नहीं कर रही, मैं तो कह रहा हूँ लोग बात 24 आवर्स खुला हुआ है। और अगर ये ऑफिस उसी दिन सिर्फ खुलता तो फिर जहानिया और ये हाफिजाबाद में हमारे जो पावर शो थे वो इस तरह अवामी जोकदार जोक जलसे जो है वो हमारा पब्लिक मोबिलाइजेशन और उनके साथ जो सियासी जोड़ है वो ना इस तरह से दिखाई देता। ठीक है। अब चूंकि हमारा इसमें कोई शक नहीं है कि नई जमात है, लेकिन नई जमात को इलेक्शन लड़ना भी आता है और वो उसके साथ जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने अपने घर से 40-40 हजार से ऊपर वोट लेके निकलते हैं। और जब कोई अपने घर से इतना वोट लेके निकलता है तो फिर बाकी वोट उसके अंदर एड अप होता है, तो तब जाके वो विनिंग कैंडिडेट बनता है। सही है। तो ये सारी चीजें ना इलेक्शन ये सोशल मीडिया पे होना है कि लाइक्स कितनी है, व्यूज कितने हैं, ट्रेंड कितना बड़ा सेट हो गया। अच्छा। ये इलेक्शन जो होता है बेल्ट बॉक्स का इलेक्शन है और काउंट जो है बेल्ट पेपर ऑन ग्राउंड क्या। अच्छा, एक ऑन ग्राउंड एक और हकीकत भी है फिरदौस साहब, ये बताइएगा। तो करते हैं मतलब IPP ज्वाइन तो कर ली जाती है, लेकिन फिर बहुत सारे रहनुमा ऐसे होते हैं जो कि बयान तक नहीं देते, सामने नजर ही नहीं आते, उनकी तरफ से कोई ट्वीट भी निकलकर सामने नहीं आता, प्रोग्राम में आने में इज्तनाब करते हैं। उसमें अली जैदी का नाम भी है, फवाद चौधरी साहब तो खैर गिरफ्तार हो गए, वरना वो भी खामोश थे। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन इतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे, उसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि आपको IPP की ज्वाइनिंग में सिर्फ ये दो लोग ही क्यों याद है? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, ये दो लोग जो है वो अगर एक्टिव नहीं है तो ये उनका एक अपना नुक्ता नजर और लाए अमल है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि जिसने सियासत करनी है हर वक्त ट्विटर पे रहे या फ्रंट फुट पे आए। नहीं रहेगा तो फिर कब रहेगा? पार्लियामेंट के अंदर आपकी पार्लियामेंट के अंदर जो है 272 के करीब जो है वो लोग जो बैठे होते हैं और सेनेटर डाल के तकरीबन 400 की स्ट्रेंथ है और सारे सूबों में डाल के कोई आपके 2000 के करीब पार्लियामेंटेरियंस है। कितने परसेंट है जो टीवी पे आते हैं या ट्विटर पे बैठ के अली जैदी और फवाद चौधरी को उनसे कंपेयर ना करें ना, ये थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी। फवाद चौधरी वो बहुत प्रोमिनेंट नाम नहीं है कि जी मैं आ रहा हूँ अब्दुल्ला साहब आपकी तरफ। जी फिरदौस साहब, हर शख्स अपनी हालात सूरत हाल को देखते हुए अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तय करता है। बाकी जो लोग सैकड़ों IPP में आए और टीवी शोज पे जा रहे हैं वो दो पैरामीटर ही आप क्यों डिस्कस करते हैं? मतलब वो है ना, अभी कंफर्म कर दें आप हैं, वो आप ही के साथ ही हैं, मतलब ऐसा मसला तो नहीं है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जो IPP का हिस्सा है वो IPP के फ्रंट मोर्चे पे दिखाई देता है। अच्छा। कोई अगर वो बैक मोर्चे पे जाके तो वो फ्रंट फेस नहीं बनना चाहता, ठीक है, तो उसकी मर्जी है। ठीक है। हम तो जबरदस्ती तो लोगों को खींच के टीवी टॉक शोज पे नहीं लाना ना। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। अब्दुल्ला साहब कुछ कह रहे थे, आप ऐड करना चाह रहे थे। जी मैं पहले तो फिरदौस साहिबा को सलाम पेश करूंगा और मैं जानता हूं कि IPP पार्टी जो है वो इनके बगैर जो है अधूरी है। ये चाशनी जो है ये सारी इन्हीं की वजह से है। क्या बात है। बड़ी बारौनक और बड़ी बाहिम्मत खातून है। और जो जहां तक इन्होंने एक बात मैं जरूर इनसे इख्तलाफ राय रखूंगा, बल्कि अदब से कहूंगा कि खुदा के लिए आप खिलाड़ी और इनका जिक्र ना कीजिएगा, क्योंकि पहले खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का खेल कर डाला है, तो अब मजीद खेल की जरूरत नहीं रही। आप कोई और बेहतर सियासतदान मैदान में उतारेंगे। और दूसरी बात यह है कि इनका नेचुरल अलायंस बनता है मुस्लिम लीग नवाज के साथ, क्योंकि एक तरफ जो है अरे सर उन्होंने ओन चौधरी को शोकॉज दे दिया मुलाकात करने के चक्कर में। आप कह रहे हैं नहीं ओ भाई बदलता है रंग आसमान। अरे वाह वाह, क्या बात है। ये सियासत के दाव पेच है। अभी इस में बहुत सारे इम्तिहानात बाकी हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। देखिए एक PDM बनने जा रही है जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की जगह PTI शामिल हो रही है, और ये जो बॉन्डिंग है ये ऐसे ही चलेगी। लेकिन जो दूसरी तरफ है वो देखिए, अगर लेट से अभी यही बात जो आपने शोकॉज की बात की,
ये बताइए कि अभी इस टाइम पे इनके पास तकरीबन 40 या 45 जो हैं वो ऐसे हैं कि जी सीटें हो सकती हैं। महमूद मौलवी साहब मेरे साथ अगले दिन टीवी पे थे, तो वो ये कह रहे थे कि हम इतनी ले सकते हैं। तो वो 40-45 लेके क्या ये फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे, ये है सवाल, या फिर वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे। और अगर हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो किसकी हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? कौन है जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है दूसरों से मांग रहा है? मुस्लिम लीग से क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही है? क्या वजह है कि ये इलेक्शन कमीशन से या हुकूमत से नहीं मांगी जा रही? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब हम इसे फील्ड देते हैं, उसको लेवल खुद कर लेंगे। नहीं, अभी फील्ड भी नहीं मिलेगी और लेवल तो हो ही जाएंगे वो वक्त के साथ। कुछ हो चुके हैं, कुछ कट गई है नाक और कुछ कट जाएगी। अच्छा। एक अलग बात। असल बात यह है कि जो चैलेंजेस हैं, मैं यही कहूँगा कि जो अभी इन्होंने आधे दामों पे गरीबों को पेट्रोल की बात की है, वो पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन गरीब है और कौन नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि IMF के मामला है, उसको कैसे डील करेंगे, क्योंकि IMF जो है वो आपको इजाजत नहीं देगा। इंटरनेशनल आपके ऊपर जो है बहुत सारी कदगने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिरदौस बीबी हुकूमत में रही हैं, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रही हैं, वो इस चीज को बखूबी जानती हैं कि ये सिर्फ लिप सर्विस हुआ करती है। बेहतर यह है कि IPP जो है उसके अंदर जवान खून को शामिल किया जाए। उसके अंदर वो लोग, क्योंकि इनकी पार्टी में सब कुछ है, पैसा भी है, हर चीज़ है, और इल्ज़ाम तराशियां तो हर जगह लगती हैं, इनके ऊपर भी लग रही हैं, ये भी दूसरों पे लगाएंगे। लेकिन मेरा ये मशवरा होगा कि IPP जो है वो मजबूत तरीके से उन लोगों को लाए जो अवाम की पल्स को ऊपर हाथ रखते हों और अवाम को एक दफ़ा जवान नस्ल को जो है ऊपर उभारें। अगर देखें ना, जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब अगर पढ़ के स्पीच करेंगे तो फिर उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। इसी तरीके से अलीम खान साहब की जो तकरीर थी वो मेरे ख्याल में अभी उसको म्यार हासिल करना है। फिरदौस साहिबा जो हैं वो क्योंकि आवाम की पल्स को बहुत समझती हैं, ये जो है वो अच्छी मतलब अच्छी इनकी सोच है, तो ये एक इनकी वजह से जान पड़ी रहती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनको पार्टी में मजीद आगे लाने की ज़रूरत है। अगर फिरदौस साहिबा को आगे लाएंगे तो ये IPP के लिए बहुत बेहतर होगा, और अगर इनको पसे पुष्ट डालेंगे तो IPP का जो स्पोक्समैन है वो कोई नहीं रहा, ये स्पोक्समैन भी हैं, ये स्पोक्सवुमन भी हैं। ठीक है सर, मैं अगर आप इजाजत दें, शैला रज़ा साहब अभी काफी देर से मौजूद हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं सियासी मामला पर। शैला साहब बताइएगा, अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं, अब तो इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, क्या अभी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा था, ये शिकवा अभी भी है या ये शिकवा खत्म हो चुका है कि नहीं अब मामला नहीं है कि चलें भाई लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, कोई जलसे से नहीं रोक रहा, कोई कॉर्नर मीटिंग से नहीं रोक रहा, कोई दीगर मामला से नहीं रोक रहा? जितनी लेवल प्लेइंग फील्ड से जो कोई प्री पोल फायदा उठा सकता है वो तो उठा रहा है ना। अच्छा, इतनी सहूलतकारी से जिसको फायदा मिल रहा है वो तो फायदा उठा रहा है ना। अच्छा आप फायदा नहीं उठा पा रहे, आपको मिल नहीं रहा? हमारा फायदा आवाम के आरा में है। अच्छा, तो आगे भी तो बताया ना, नहीं मिल रहे। ये आपने बड़ा प्रिसाइसली जवाब देके थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मुझे। मैंने तो बड़ा बिल्कुल वाज़े जवाब दिया है कि हमारा फायदा जब है जब आवाम की राय को फौकियत दी जाए और उन्हीं की राय को अहम समझा जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाम की राय को फौकियत नहीं दी जाएगी? लेट्स सपोज अगर मैं आपसे पूछूं, अगर सब कुछ पहले से नजर आ रहा हो, जो मुझे मेरे अलावा भी सबको नजर आ रहा है। चलो साहिबा, आपसे गुफ्तगू शुनीद करने का सबसे ज्यादा दिलचस्प पहलू ये होता है कि आप बड़ा अच्छे से कंपोस्ट करके लेकिन आप खुल के जवाब देती हैं, तो बयान करें ना, ऐसी कौन सी चीज नजर आ रही है? देखिए, मैं बहुत खुल के बात करना चाह रही हूँ कि हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि किस तरह से जो है पहले होता था कि एक शख्स को एक ही दिन में 8-8 ज़मानतें मिल जाती थी, घंटे जो है वो अदालतों के बढ़ते रहते थे। अब हमने ये सुना, मैं तो कानून जानती नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन जो हमारे मुल्क के बड़े कानूनदान हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये गलत हुआ है, ये सहूलतकारी है।
अच्छा, तो ये सारी बातें जो हुई हैं, तो फिर आगे क्या क्या होना है? पहली ईंट गलत रख दी गई। तो इस जरदारी साहब ने फ्रॉम नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर ऐसा बयान दे दिया कि हमने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनवाया, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। ये उसी वक्त कह देते तो ज्यादा बेहतर होता। भाई शहबाज शरीफ साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कहते थे कि ये नून लीग के वजीर आजम बाद में, पहले हमारे हैं, हमारे ज्यादा वजीर आजम। मैं इसकी बात करती हूँ। देखिए, ये तो सबको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब बाहर थे और नवाज शरीफ साहब बाहर थे और शहबाज शरीफ साहब जेल में थे। हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा किया। हमने पंजाब में हमजा भी अंदर थे, हसन मुर्तज़ा हमारी पीपल्स पार्टी के, उन्होंने किरदार अदा किया। हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए सबको जो है ज़हनी आमादा किया। आपको तो कह रहे थे कि आप सिंध असेंबली से इस्तीफा देते, लेकिन आपने आमादा किया सबको। बिल्कुल, हमने सबको आमादा किया और सबको तसल्ली दी, यहाँ तक कि मलिक अहमद खान जैसे इनके लोग वो एक जरदारी सब पे भारी नारे लगा रहे थे असेंबली में। आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ है वो क्लिप, पहले भी हुआ था। तो और उसके साथ ही फिर क्योंकि इनकी डेमोक्रेटिकली ये जो है इनका नंबर, इनके पास नंबर ज़्यादा थे, इन्हें वज़ीर आज़म बनाया। अब अगर किसी को ये मसला है कि ये कहे कि जी मेरी हुकूमत नहीं थी, नवाज शरीफ साहब कहें कि ये हमारी हुकूमत नहीं थी, तो फिर हम भी कहेंगे कि फिर आपने डिलीवर नहीं किया। अच्छा, आप डिलीवर करते तो शायद आप कहते हमारा तो जितना रोल था हमने वो किया, भरपूर सिफारतकारी की, भरपूर तरीके से काम किया। अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसीलिए कह रहे हैं कि आप जो डिलीवर कर सकते थे वो नहीं किया होगा। तो ये सारी बातें बड़ी टैक्टिकल हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बात बड़े मायनाखेजी से आगे बढ़ी। ठीक है। अच्छा फिरदौस साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। चलो साहब आपकी तरफ आता हूँ। फिरदौस साहब ये बताइएगा, आप लोगों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा है, तकाजा है आप लोगों को? पहली बात तो चूंकि अब्दुल्ला गुल साहब ने दो इम्पोर्टेंट बातें की हैं, वो बड़ी जरूरी बिल्कुल है। आप क्लैरिफिकेशन, वो क्लैरिफिकेशन में सबसे पहले उनका ये था कि ये टर्मिनोलॉजी खिलाड़ियों वाली ना यूज की जाए। वर्ल्ड कप चल रहा है और कौम का, आपने यूथ की बात की है, तो यूथ सारी जो है इस वक्त क्रिकेट से जुड़ी हुई है और वो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी से ही इस वक्त जो है महसूस हो रहे हैं। और अल्लाह अल्लाह करके आज अच्छी खबर आई है। पॉलिसी नहीं है, लेकिन यूथ को एंगेज करने के लिए उन्हीं की जुबान में ये गुफ्तगू है। दूसरी बात आपने कही है कि कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। और मेरे अब्दुल्ला भाई को ये पता होना चाहिए कि एक इकोनॉमिक सर्वे जो है वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में कर लिया है और वो फैमिलीज आइडेंटिफाई कर दी हैं कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही हैं और उनमें उनका डेटाबेस बन चुका है और उसी के साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को प्लान किया गया। वो फैमिलीज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है और उनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो भी रजिस्टर्ड है। तो उस डाटा बैंक को और ज्यादा बेहतर करके आप उन फैमिलीज तक वो रिलीफ दे सकते हैं जो मार्जिनलाइज्ड है और डिजर्विंग है, नॉन अफोर्डिंग है। इसलिए वो मैनिफेस्टो के साथ वो पेट्रोल और बिजली के यूनिट जो हैं उन्हीं बेसिस पे हम बात कर रहे हैं और उसी प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे। सही है। दूसरी बात जो आपने पॉलिटिकली ये लेवल प्लेइंग फील्ड की, देखिए बात ये है कि जो भी पॉलिटिकल मंजरनामे पे जमात इस वक्त मौजूद है या सियासी ग्राउंड में खेल रही है, अल्टीमेटली उस की कुछ अपनी लिमिटेड चॉइसेस और कंपल्शन हैं। क्योंकि कुछ जो है वो किसी सूबे के साथ बेस्ड पॉलिटिक्स कर रही हैं, कुछ नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ जो है इंटरेस्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जब वो सारा मिक्सअप होता है तो आपस में टारगेट जब शैटर होते नजर आते हैं तो फिर उनके गिले शिकवे भी एक दूसरे को ज़ुबानी अल्फाज में करते हुए वो सुनाई भी देते हैं और एक दूसरे को जिताते भी हैं और उनको रियलाइज भी कराते हैं कि मैं तेरी ताकत था और तू अब मेरी वीकनेस क्यों बन गया। ठीक है। तो ये किस्से कहानी से निकल के इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि इस मुल्क को इस वक्त जो है वो पोलराइजेशन से निकालने की जरूरत है। इंतशार की सियासत ने, खैंचा ताकनी की सियासत ने
तसादम की सियासत ने इस मुल्क को सबसे ज्यादा डैमेज किया। सही है। अब वक्त आ गया कि हम अपने अपनी ग्राउंड में, अपने अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से, अपने अपने मंशूर पे अवाम के दरवाजों पे दस्तक दें। अच्छा, क्योंकि टाइम की कमी है ना, मैं चाह रहा हूँ कि एक बात का जवाब आप और दे दें। गुल साहब ने ये बात भी कही है कि अगर लेट सपोज 30-35 सीटें ले भी लेती है आईपीपी, तो पंजाब में वो अपोजिशन में बैठेगी या फिर हुकूमत में आएगी। इसका जवाब आप क्या देंगे? देखिए, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंशाल्लाह हम तुरब का वो पता होंगे कि जो वफाक में भी कोई हुकूमत हमारे बगैर नहीं बन सकेगी और किसी सूबे के अंदर भी हमें इग्नोर करके कोई हुकूमत नहीं बना सकता। तो ये हमारी पहले साल पहली सियासी जमात जो है जो इलेक्शन के अंदर आएगी, तो उसके लिए ये काफी सरप्राइज होगा कि वो अगर ये सीटें पंजाब में 70-80 सीटें निकालती है और नेशनल असेंबली की 50+ सीटें वो निकालती है, इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है। तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। हम किसी की तरफ नहीं देख रहे, हम सिर्फ अपने टारगेट की तरफ देख रहे हैं। बाकी जमातें क्या कर रही हैं, कौन एक दूसरे के गिरेबान पकड़ रहा है और कहाँ वो एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहा है। हमारी सियासी जमात के अंदर लीडरशिप का, जो जहांगीर तरीन साहब का या अलीम खान साहब का फोकस ये है कि हमने इस मुल्क के अंदर सियासी वफादारी, रख रखाव और रवायात की सियासत को प्रमोट करना है, जो पिछली 2 दहाइयों से मर गई है, उसको जिंदा करना है। और आपने देखा होगा कि आईपीपी के प्लेटफॉर्म से किसी सियासी जमात या शख्सियत को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा रहा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। टाइम की किल्लत है, वरना फिरदौस साहब आपसे मजीद बात करते हैं। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिरदौस साहब हमारे साथ मौजूद, शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।